नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा था, रासायनिक समीकरण क्या होता है वो समझा था। इस क्लास में हमने पिछली क्लास में संतुलित करना भी समझा था कि संतुलित कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका महत्व भी हमने जाना था। तो आज जहाँ खत्म किया वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आपको संतुलित करना बताया था अभिक्रिया को। यह अभिक्रिया ही ली थी मैंने। उस अभिक्रिया में मैंने आपको H2O लिक्विड बताया था और H2O लिक्विड होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में हम जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहां पर वो लिक्विड ना होकर यहां पर क्या होगा, वो गैसीय अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में ना होकर गैसीय अवस्था में होगा। हाँ जी। और बात की जाए, हमने ये बात की थी कि अभिकारकों को हम हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अभिकारकों को LHS में लिखा जाता है। और क्या बोला था मैंने ये भी बोला था कि उत्पाद जो होंगे वो कहाँ आएंगे, RHS में। अभिकारक और LHS दोनों किससे अलग होंगे, एक तीर के निशान से। दो से अधिक अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान होता है, दो अधिक उत्पादों के बीच में भी किसका निशान होता है, प्लस का निशान होता है, योग का चिन्ह होता है। और मैंने बताया था कि हम अवस्था जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, हर तत्व की उसके नीचे, हर यौगिक की उसके नीचे अवस्था लिखी जाती है। अब कुछ बातें और रह गई हैं वो बता देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमें अभिक्रिया जो समीकरण जो होगा वो पूरी जानकारी देगा अभिक्रिया की। यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन के अंदर कोई तापमान या फिर प्रेशर को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार रिएक्शन में आपको तापमान और प्रेशर भी, दाब वगैरह भी क्या होता है, लिखना जरूरी होता है। जैसे एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CH3OH, मिथेनॉल बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि ये अभिक्रिया होने के लिए प्रेशर कितना होना चाहिए, 340 ATM, यानी कि दाब जो होना चाहिए वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वातावरणीय दाब कितना होना चाहिए, 340 होना चाहिए। कुछ एक रिएक्शन जिसमें यहाँ पर हमने दाब की बात की, कुछ रिएक्शन में हम तापमान भी लिखेंगे। तापमान जैसे एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, तापमान हम उत्प्रेरक भी लिखेंगे, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर क्या बनाएगा, C6H12O6, ये 12 है, H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये अभिक्रिया हम कहाँ देखते हैं, हम पौधे जो होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक वगैरह भी होंगे, वो कहाँ लिखेंगे, हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है। इसमें आपके प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो होंगे वो अभिक्रियाओं से ही बनेंगे, तो इनको अच्छे से समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसमें ना तो कोई परमाणु नया बनेगा, ना ही किसी का विनाश हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम पढ़ा था हमने, उसके अंदर यही पढ़ा था हमने कि द्रव्यमान को ना उसका निर्माण होगा, ना ही उसका विनाश होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, रासायनिक अभिक्रियाओं में असल में बंध टूटते या बनते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है या पुराने बंधों का
टूटना होता है। उसी से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और उसी आधार पर हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उनके प्रकार। पहला जो प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इस संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। RX लिख देता हूं रिएक्शन को शॉर्ट में। संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, इसमें एक लाइन आपको याद रखनी है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो से अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण होगा। केवल एक लाइन याद रखनी है आपको कि दो या अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण। जैसे उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, CaOH2 प्लस ऊष्मा। ये तो होता है आपका बिना बुझा चूना, और ये होता है बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है कि अभिकारक यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने अभिकारक मौजूद हैं। एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि दो अभिकारक यहां पर मौजूद हैं। लेकिन उत्पाद की बात की जाए तो उत्पाद में केवल क्या बन रहा है, CaOH2 बन रहा है, और ऊष्मा क्या हो रही है, इस अभिक्रिया में बाहर निकल रही है। यानी कि यहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, लेकिन उत्पाद जो है वो केवल एक ही है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि युवक और युवती दो मिले हैं और दोनों मिलकर एक कपल का निर्माण किया है। यानी कि पहले तो वो दो अलग अलग थे, लेकिन कपल होने के बाद वो एक हो चुके हैं। उसी प्रकार CaO अलग अभिकारक था, H2O अलग था, दोनों ने साथ में अभिक्रिया की और क्या बना दिया, CaOH2। अब इस अभिक्रिया को समझ भी लेते हैं कैसे हुई है ये। CaO ऐसा कुछ है प्लस H2O यानी कि HOH ये है, बॉन्ड टूटेगा, मैंने यही बोला था। इनके बीच में बॉन्ड टूटा, क्या हो गया, कैल्शियम और ऑक्सीजन जाके कहां मिल गया, यहां पर मिल गया। तो क्या हो जाएगा, OH और एक और आ जाएगा तो एक और OH बना देगा, यानी दो OH बना देगा, OH और OH बना देगा, यानी कि OH2। OH कितने हैं हमारे पास, एक और एक, यानी कि दो OH का निर्माण हो जाएगा। यह अभिक्रिया आपकी हो गई। और कोई उदाहरण देखें, एक होता है कोयले का दहन। जो हम कोयला जो होता है उसे जब जलाते हैं तब जो अभिक्रिया होती है वो कोयले का दहन। उदाहरण देखें इसका, समीकरण क्या होगा, कोयला यानी कि कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2। कार्बन कोयला जो होता है वो ठोस होता है, ऑक्सीजन क्या होगी, गैस होगी, और CO2 भी क्या होगा, गैस होगी। इस अभिक्रिया में हम देखें तो अभिकारक कौन सा है, एक तो कार्बन अभिकारक है और एक ऑक्सीजन अभिकारक है, लेकिन उत्पाद जो है वो केवल CO2 है। एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहां पर ऊपर भी किसका हो रहा था, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। CaO आपका सॉलिड, H2O लिक्विड, CaOH2 कैसा होगा, ये होगा आपका एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होगा, जलीय विलयन, एक्वस होगा। और कोई अभिक्रिया देखें, जल का निर्माण, जल
का निर्माण। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अधिकतर हम सोचते हैं कि जल का निर्माण कुछ इस प्रकार होता होगा, H2 के साथ में ऑक्सीजन O मिलता होगा और क्या बना देता होगा, H2O, जबकि ऐसा होता नहीं है। H2 और ऑक्सीजन भी क्या होती है, द्विपरमाणु गैस होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो होगी उसमें 2 परमाणु होंगे। हाइड्रोजन गैस में भी क्या होंगे, 2 परमाणु, द्विपरमाणुक गैस होती है। तो दोनों मिलेंगे, H2 और O2 मिलेंगे, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहां पर। तो असल अभिक्रिया ये होती है 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, 2H2O। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4, यहां पर भी 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन यहां पर 2 और यहां पर 2 एकम 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल के 2 अणु बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी होगी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, दूसरी होगी वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता पड़ रहा है कि संयोजन का क्या होगा, विपरीत। संयोजन में क्या हो रहा था, अभिकारक जुड़ रहे थे। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक टूटेगा। वही चीज याद, एक लाइन ही हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर क्या करेगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि अभिकारक एक से अधिक थे लेकिन उत्पाद केवल एक ही बन रहा था। वियोजन अभिक्रिया में उसका विपरीत है कि अभिकारक जो होगा वो एक होगा और उत्पाद जो होंगे वो एक से अधिक होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2FeSO4, इसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये FeSO4 इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होगा, टूट जाएगा। उसको गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एक टुकड़ा बनेगा Fe2O3, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा SO3। Fe2O3 क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरिक ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर हम इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को यदि हम देखते हैं तो यहां पर हमें उत्पाद जो अभिकर्मक जो है वो केवल एक ही नजर आ रहा है, वो FeSO4 है, और उत्पाद जो बने हैं वो Fe2O3 बना है, SO2 बना है और SO3, यानी एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हुआ है। इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब यह अभिक्रिया हुई है तो कैसे हुई है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। FeSO4 कितने हैं, 2 हैं। FeSO4 के 2 अणु ले लेते हैं, एक FeSO4 और एक और FeSO4, 2 FeSO4 हो गए। अब हुआ क्या, बंधों का टूटना ही होता है, ये दोनों Fe और Fe टूट गए। Fe2O3, यानी कि अब कितने बचे, 4O और 4O, यानी कि 8 ऑक्सीजन थे। 8 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन यहां पर हो चुके हैं। बचे कितने, ये 2 सल्फर है, 1 सल्फर और एक और सल्फर, 5 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। 5 में से 2 ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ चले गए और 3 ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ चले गए। यानी कि हुआ ये कि एकल उत्पाद था FeSO4, तो वो अभिकर्मक जो था वो एक ही था FeSO4, उसके टुकड़े हुए, क्या बनाया, Fe2O3, SO2 और SO3 बनाया है। इसका और उदाहरण देखते हैं।
अच्छा, पिछली जो अभिक्रिया थी इसमें याद हमें रखना है कि FeSO4 जो होता है वो, इसका जो रंग होता है वो हरे रंग का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल कैसा होगा? हरे रंग का। और जब इसे गर्म करेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, उसको यदि हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो क्या हो जाएगा? CaO में टूटेगा प्लस CO2 अलग हो जाएंगे। CaCO3 नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी जिसे कहते हैं, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना, जो हमने पिछले अभिक्रियाओं में पढ़ा था, बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में? अभिकर्मक तो एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऊष्मा से उसको क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं। किसमें टूटेगा? CaO और CO2। देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3, टूटा, कैल्शियम अलग हुआ, और इन 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ चला गया। तो कितने? 3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो 2 ऑक्सीजन बचे, और क्या बचा? कार्बन बचा। तो क्या बना दिया? CO2 बना दिया। तो यहां पर यही होता है कि परमाणु व्यवस्थित होते हैं, अपनी जगह को छोड़कर किसी और परमाणु के साथ क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। बंधों का, नए बंधों का निर्माण होता है। इसी को क्या होता है? कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया देखें, उदाहरण जैसे लेड नाइट्रेट अभिक्रिया देखते हैं, जैसे 2PbNO3 2 सॉलिड है, लेड नाइट्रेट जिसे कहा जाता है। इसको क्या करेंगे? वही तापमान देंगे इसको, जिससे होगा क्या? ये टूटेगा टुकड़ों में। 2PbO लेड ऑक्साइड में प्लस 4NO2 प्लस O2। PbO को क्या कहा जाता है? लेड ऑक्साइड। NO2 को क्या कहा जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और O2 तो आपका ऑक्सीजन है ही। यहां पर भी हम देखें तो अभिकारक कितने हैं? केवल एक अभिकारक है, और उसको तापमान दिया है, तापन किया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट चुका है। PbNO3, इसको देखा जाए अगर अभिक्रिया को, 2PbNO3, अगर 2 किसी के संख्या अगर आगे लिखी है, इसका मतलब वो पूरा जो कंपाउंड है यानी कि यौगिक है वो कितनी बार है? 2 बार है। यानी कि 2PbNO3 का मतलब क्या हुआ? PbNO3 2 1 और PbNO3 2। ऐसा 2PbNO3 2 का मतलब ये हुआ कि PbNO3 एक अणु, PbNO3 2 एक अणु, ऐसा हुआ है। इसके टुकड़े हो रहे हैं। इसको PbNO3 2 को मैं और कैसे लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, ये Pb, इसके पास कितने NO3 है? 2 NO3 है। ये वाला Pb भी, इसके पास भी कितने NO3 है? 2 NO3 है। वही चीज बंधों का टूटना होगा। NO3 में से एक ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? Pb के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा? PbO। और यहां पर भी क्या होगा? Pb के साथ एक ऑक्सीजन क्या होगा? अभिक्रिया करके बना देगा, PbO बना देगा।
यहां पर हम देखे जाए अगर कितने ऑक्सीजन है, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 6 में से एक इसके साथ अभिक्रिया कर चुका है। यहाँ पर भी 6 में से एक पीबी के साथ अभिक्रिया कर चुका है, यानी कि कितने बचे अब हमारे पास 10 ऑक्सीजन के अणु बचे हैं। 10 में से अब इसमें से क्या होगा कि एक ऑक्सीजन और अलग होगा और इसमें से एक ऑक्सीजन और अलग होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, O2 बना दिया। यानी कि अब हमारे पास जो ऑक्सीजन बचे हैं वो कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। और नाइट्रोजन कितने हो गए हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4, यानी कि N N N और N। नाइट्रोजन हमारे पास 4 है और प्रत्येक नाइट्रोजन के ऊपर अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 2 ऑक्सीजन है। तो यानी कि NO2 कितने बनाए हमने, 4 NO2 बनाए हैं। ऑक्सीजन एक ही बना है और पीबी कितने बने हैं, PbO 2 PbO बने हैं। तो हमारी रिएक्शन 2 PbO 4 NO2 और O2 का निर्माण हुआ है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझेंगे अच्छे से, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। एक और रिएक्शन देखते हैं, 2AgCl सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, AgCl क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा। टुकड़े होंगे इसके, क्या बनाएगा 2Ag प्लस Cl2, Ag होगा सॉलिड, Cl2 होगा गैस और AgCl क्या होगा, ये भी सॉलिड होगा। यहां पर भी एक ही अभिकारक है और उसके टुकड़े हो रहे हैं, एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, 2 Ag और Cl2। इस अभिक्रिया को भी अगर यदि हम समझें तो AgCl कितने हैं हमारे पास, 2 है, AgCl और AgCl क्या होगा, बंध टूटेंगे इनके बीच के, Ag और Ag अलग हो गए, कितने हो गए, 2 Ag हो गए। Cl और Cl अलग हो गए तो क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। ये Ag अलग और Cl अलग हो गया। कुछ इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, 2AgBr, वही सूर्य का प्रकाश, क्या होगा वही चीज, 2 Ag अलग हो जाएंगे और Br2 गैस जो होगी वो अलग हो जाएगी। यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पर आपको क्लोरीन एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 पूरे यौगिक के आगे लगा है, यानी 2 का गुणा इससे भी होगा, 2 एकम 2, यानी क्लोरीन भी 2 है और यहाँ पे ब्रोमीन भी 2 है। यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन है। तो यह रिएक्शन क्या है, सही है। ये जो रिएक्शन होगी, एक और चीज याद रखनी है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें रिएक्शन काम आती है। ये वाली कुछ उसी का उदाहरण है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का, जिसको हिंदी में हम कहें तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अभी तक हमने दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी है, अभिक्रियाओं के 2 प्रकार पढ़े हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो यदि हमें प्रश्न पत्र पर वियोजन अभिक्रिया की जगह अपघटन अभिक्रिया शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपघटन और वियोजन दोनों एक ही बात है। तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया की। हमें जो पढ़नी है तीसरी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विस्थापन। क्या होता है इसमें, वही चीज, एक ही लाइन याद रखनी है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील
तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या कह सकते हैं हटा देता है। क्या करता है? उसको उसकी जगह खुद लग जाता है और उसको वहां से उसकी जगह से हटा देता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe आयरन प्लस CuSO4 क्या बना रहा है? FeSO4 प्लस Cu। क्या होगा यहां पर? यहां पर Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इस कारण SO4 Cu का साथ छोड़कर किसके साथ चला जाएगा? Fe के साथ चला जाएगा। तो Fe जो क्या करेगा? SO4 के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, यानी कि उसको हटा देगा, उसको अलग कर देगा। हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। कभी कभार मैं आपकी या मेरी किसी की बात में, पूरे मानव प्रजाति की बात कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा हमने देखा गया है कि किसी व्यक्ति को अधिक धनवान या अधिक सुंदर या अधिक खूबियों वाला अगर ये व्यक्ति मिलता है तो वह एक का साथ छोड़कर उस अधिक खूबसूरत, सुंदर या फिर अधिक धनवान के पास क्या कर जाता है? चला जाता है, यानी कि वो साथ छोड़ देता है। यानी कि जो कम क्रियाशील है यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया है और अधिक क्रियाशील के साथ में क्या कर दिया गया है? बॉन्ड बना लिया गया है। हम मानव भी ऐसा ही करते हैं। हम अच्छी चीजों के साथ में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं और पुरानी चीजें जो होती है, जो हमें लगता है कि अब हमारे काम की नहीं है, उनको हटा देते हैं। जैसे हम पुराने फोन भी चलाया करते थे, कीपैड वाले। अच्छे उस टाइम पे हमें अच्छे लगते थे, लेकिन बाद में जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, स्क्रीन टच आ गए, एंड्रॉइड आ गए, तो हमें लगा जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो पुराने वाले का क्या काम है। तो हमने नए वाले को अपने पास रख लिया और पुराने वाले को हटा दिया। तो मानव जो है, मानव स्वभाव ऐसा ही होता है। कुछ उसी प्रकार क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया नए का साथ पुराने को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि नए वाला क्या है? अधिक क्रियाशील है। और कोई उदाहरण देखें इसके। अच्छा, इसको बोलते क्या है? ये तो आयरन है आपका। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। FeSO4 क्या होगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हुआ। यहां पर आपका जो क्रियाकलाप दे रखा है किताब में, उसमें CuSO4 का सोल्यूशन है, उसके अंदर 2 लोहे की कील डाली। लोहे की कील यानी Fe डाला, जिससे होगा क्या? कील जो होगी वो कैसी हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी। और CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला होता है। तो यहाँ पर विलयन जो होगा, रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद विलयन जो होगा वो मलिन रंग का हो जाएगा। और कोई अभिक्रिया देखें। Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर जिंक जो है, ये Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट में। जिंक वही चीज है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा उसकी जगह से। जिंक और सल्फेट आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कॉपर कम क्रियाशील था, इस कारण उसे हटा दिया जाएगा, है ना। कॉपर कम सुंदर है या फिर कम धनवान है, Zn अधिक सुंदर है या अधिक धनवान है, इस कारण कॉपर का साथ छोड़ दिया गया और किसको अपना लिया गया? अधिक धनवान वाले को, यानी कि ज्यादा क्रियाशील को। यहाँ पर Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। और कोई उदाहरण देखें। जैसे Pb लेड प्लस CuCl2, ये कॉपर सल्फेट भी एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस यानी कि जलीय विलयन है। तो CuCl2 ये भी क्या है?
जलीय विलयन है। पीबी अभिक्रिया की वही चीज, पीबी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। पीबी क्या कर लेगा, Cl2 के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। पीबी और Cl2 मिलके क्या बना देंगे, PbCl2 बना देंगे और कॉपर को क्या कर दिया जाएगा, फिर से विस्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ अन्याय हुआ है, जाहिर सी बात है। तीनों अभिक्रियाओं में कॉपर को क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील होता है। आयरन, जिंक और लेड तीनों ही क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इस कारण उन्होंने कॉपर को विस्थापित कर दिया। विस्थापित यानी कि हटा देना उसकी जगह से। चौथी रिएक्शन की बात की जाए, वो कौन सी होगी, वो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब अपनी जगह से हटाना एक को, द्विविस्थापन में क्या होगा, दो की जगह हटेगी। अभी तक तो एक की ही जगह गई थी, अब यहां पर दो की जगह जाएगी। उदाहरण देखो, उदाहरण से समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या होगा, यहां पर आपका जो Na है, आपका जो SO4 है, SO4 Ba के साथ में अभिक्रिया कर देगा। Na2 और SO4 का बॉन्ड टूट गया और BaCl2 का भी बॉन्ड टूट गया। Ba और SO4 साथ में अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, BaSO4 बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। प्लस Na2 और Cl2। अब Na2Cl2 कुछ नहीं बनता है, वो बनता है NaCl। Na कितने हैं, 2 Na है और साथ में Cl कितने हैं, 2 Cl है। तो Cl और Cl कितने, NaCl 1 और NaCl 2, यानी कि कितने NaCl बन गए हमारे पास, 2 NaCl बन गए। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको अभिक्रिया में मत लिखना। BaSO4 अलग और Na2 और Cl2 मिलके क्या बना देंगे, NaCl के 2 अणु यहां पर बना देंगे। ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी असल जिंदगी में अगर जोड़ा जाए तो कैसे हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई फोन चला रहे हैं, आपका मित्र कोई और फोन चला रहा है, तो कुछ समय बाद आप आपके फोन से बोर हो जाते हैं, आपका मित्र उसके फोन से बोर हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए तू एक्सचेंज कर ले, तेरा फोन मुझे दे दे और मेरा फोन तू ले ले, जब तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे फिर से दे देना। असल जीवन में भी हम करते हैं एक्सचेंज करना। तो यहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी क्या होगा, आयनों का, किसका, आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। यहां पर एक्सचेंज हुआ है, Na2SO4 और BaCl2, इन NaSO4 ने और BaCl2 ने आपस में एक्सचेंज किया है अपने आयनों को। Ba के साथ में SO4 हो गया और Cl2 के साथ में Na2 हो गया है। तो उम्मीद है यहां तक तो 4 प्रकार की हमने अभिक्रियाएं पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है यहां तक ये चारों अभिक्रियाएं तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कुछ अगर नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।